तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का अगेन ऑफ द गॉड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था, जो युनची होता है वो ना जैस्मीन के बारे में ना उल्टे सीधे खाप सोच रहा होता है और फिर ना वहाँ पे ना जो जैस्मीन होती है वो भी आ जाती है और फिर जो जैस्मीन होती है वो आके ना सीधा युनची को फेंट देती है। उसके बाद ना जो युनची होता है वो ना सीधा अपनी शादी के लिए निकल जाता है, क्योंकि आज वही दिन था जब युनची और फैंग वुनर की शादी होने वाली थी। और फिर फिर ना जो युनची होता है वो ना जो फोनिक एम्पायर होता है उसके अंदर भी पहुंच जाता है, मगर वहाँ पे ना एक कमीना बंदा खड़ा होता है जो ना एक बुढ़े और एक बच्चे को तंग कर रहा होता है और जो युनची होता है पकड़ के उसको लुढ़का देता है। उसके बाद ना वहाँ पे उसका जो एल्डर होता है वो भी आ जाता है, मगर जो युनची होता है पकड़ के उसको भी लुढ़का देता है। फिर उसकी जो कैरेज होती है उसके अंदर फिर उनका जो यंग मास्टर होता है वो निकल के बाहर आ जाता है। अब यही फिर हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना फिर बुड्ढे को देखते हैं और फिर वो जो बुड्ढा होता है वो कहता है ये तो डुआन मेंशन का यंग मास्टर है। और फिर फिर ना उसका जो पोता होता है वो बहुत ही ज्यादा डरने लग जाता है और फिर वो जो बुड्ढा होता है वो ना युनची को कहता है कि आप इस मामले से दूर हो जाओ, आपने हमारी बहुत ज्यादा मदद की, अगर आप इसमें ज्यादा पड़ोगे तो आप फंस जाओगे। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है कि तुम मेरी फिक्र ना करो। और फिर वो बुढ़ा कहता है लगता है कि आप अभी तक मेरी बात को सही से समझे नहीं हो। कहता है कि ये जो बंदा है ये एक नंबर का कमीना बंदा है। कहता है कि फोनिक्स एम्पायर में इसका बहुत ही ज्यादा दबदबा है। कहता है इसका जो बाप है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और फोनिक्स एम्पायर वाले जो है वो उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसके अलावा फोनिक्स एम्पायर के अंदर इनका स्टेटस बहुत ही ज्यादा है, यहाँ तक कि ये ना फोनिक्स एम्पायर की जो आर्मी है उसके अंदर भी हिस्सा लेते हैं। कहते हैं इसकी वजह से ना इनका जो फोनिक्स एम्पायर में जो रुतबा है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। कहते हैं कि इसके अलावा ना ये जो कमीना यंग मास्टर ये ना अक्सर इस मार्केट में आता ही रहता है। और फिर वो बुढ़ा कहता है कि यहाँ तक कि जो छोटे मोटे बिजनेस मैन होते हैं ये तो उनकी चोरियां भी करता रहता है, यहाँ तक कि कई सारे लोगों को मारता भी रहता है, मगर कोई भी आर्मी का बंदा इनको कुछ भी नहीं कहता। कहता है क्योंकि इसका जो फादर उसका बहुत ही ज्यादा बड़ा नाम है और आर्मी जो है वो भी इनके साथ ही मिली हुई है। कहते हैं क्योंकि इनकी जो फैमिली उनमें से एक बंदा आर्मी के अंदर है, जी फिर वो इनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है। फिर उससे एक ना हम लोगों ने फिर यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा अकड़ के खड़ा होता है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि इसके बाल तो नीले थे ऐसे कैसे हो गए हैं, और यकीन मानो मैं भी काफी देर से यही बात सोच रहा हूँ कि इसके बाल तो नीले थे ऐसे कैसे हो गए हैं, मगर इसके बाल ऐसे ही दिखाए गए अगले चैप्टर के अंदर। फिर जो युनची होता है वो कहता है कि ये क्या, कहते लेकिन मैं फिर भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और मैं जानता भी नहीं हूँ है कौन। और फिर युनची कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे लगता है कि आज ने इसको सबक सिखाने का वक्त आ ही गया है। और फिर युनची कहता है कि ये जो आज कमीना यंग मास्टर इसने अपना जो मुंह है उसको गलत तरफ फेर लिया है। और फिर ना वो जो यंग मास्टर होता है वो ना वो से हंसने लग जाता है और फिर वो कहता है तुझे क्या लगता है कि तू मुझे छू भी सकता है, कहता तू जानता नहीं है मेंशन है कौन, कहता तुझे लगता है कि आज अच्छे सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर ना वो यंग मास्टर कहता है कि मैं देख तेरी हालत करता क्या हूँ, तू मेरा स्टेटस अभी सही से जानता नहीं है। और उस ना वो जो यंग मास्टर होता है वो ना अपने बंदों को कहता है यहाँ पर टोटल 6 बंदों को पकड़ के मार दो, चाहे जिस मर्जी बंदे को मारो मगर टोटल 6 बंदों को मार दो ताकि इनको पता चले कि इनकी औकात क्या है। ये सुन के ना उसके जितने भी जो बंदे होते हैं वो ना तेजी से आगे बढ़ जाते हैं लोगों को मारने के लिए। अब फिर ये देख के जो युनची होता है वो कहता है कि अच्छा तो ये कमीने ना टायरन प्रोफाउंडीनम लेवल पर है, ये जो लेवल है ये ना एम्परर प्रोफाउंडीनम लेवल पे आगे आता है और जो युनची है वो ना इस टाइम ना एम्परर प्रोफाउंडीनम लेवल पर है। और फिर युनची कहता है मगर फिर भी मेरे लिए ये लेवल कोई भी मायने नहीं रखता, कहता कि मैंने पूरा का पूरा फोनिक्स एम्पायर पलट के रख दिया और ये लोग मुझे इस छोटे से लेवल पर डराने की कोशिश कर रहे हैं। कहते इनको क्या लगता है मेरा लेवल कम है तो मेरी पावर कम है। और फिर युनची कहता पहले मैंने सोचा तुझे एक छोटा सबक सिखाऊंगा। और फिर युनची कहता लेकिन मुझे ये लगता तेरा इलाज ऐसे होगा भी सही। और फिर युनची कहता कि तेरा इलाज फिर मौत से ही हो सकता है। और उस ना वो जितने भी जो कमीने होते हैं वो तेजी से ना आगे बढ़ जाते हैं युनची पे अटैक करने के लिए। ये देख के जो युनची होता है वो कहता है कि तुम सारे लोग कमीने मरोगे, कहता तुम लोगों की फौज नहीं है जितने मैंने बंदे मारे अपनी जिंदगी में। और उस ना जो युनची होता है वो ना अपनी तलवार बाहर निकाल देता है और तलवार के अंदर युनची का जो हो रहा होता है वो आ जाता है। और उस ना हमारा जो सीन होता है वो ना यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना वो जो वेडिंग की जो जगह होती है उसको देखते हैं, यानी जहाँ पे युनची की शादी हो रही होती है उसको देखते हैं, जहाँ पे ना कई सारे मेहमान आए खड़े होते हैं, यहाँ तक कि जो 4 होली प्लेसेस के जो लीडर होते हैं वो भी आए खड़े होते हैं। और फिर ना जो 4 होली प्लेसेस में फिर जो एक लीडर होते हैं वो कहता है कि फोनिक्स एम्परर मारना पड़ेगा, आपने बहुत ही बड़ा हाथ मारा है, यहाँ तक कि पूरे का पूरा युनची ले गए जिसको हम में से कोई काबू नहीं कर पाया, मगर आपने तो पकड़ के उसको अपना दमाद ही बना लिया है। कहते हैं कि अब आपके मुकाबले का स्टेटस यहाँ पे कोई भी नहीं रख पाएगा। लेकिन अचानक से फोनिक्स एम्पायर और वहाँ पे जितने भी जो होली प्लेसेस के जो लीडर होते हैं उनको ना ओरा फील होता है युनची का। फिर उस ना वो जितने भी जो होली प्लेसेस के लीडर जो फोनिक्स एम्पायर होते हैं वो बहुत ही डरे पड़े होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि इस कमीने की इतनी हिम्मत हो गई है कि उसने यंग मास्टर युनची पे अटैक कर दिया है, कहते लगता है कि वो अपनी पूरी की पूरी नस्ल खत्म करना चाहता है। और उस ना वहाँ पे जितने भी जो लीडर होते हैं वो तेजी से उसी तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ पे युनची का ओरा आ रहा होता है। और उस ना हम लोग को ना युनची को दिखाया जाता है जो ना वहाँ पे जितने भी जो गार्ड होते हैं उन सबको पकड़ के वहीं पे काट के रख देता है। अब ये देख के ना वो जो यंग मास्टर होता है उसकी जितनी भी जो गुंडागर्दी होती है वो ना सारी है कि झटके में ही निकल जाती है और वो बहुत ही डरते हुए कहता तू है कौन। और फिर उस ना वो यंग मास्टर कहता ये बिल्कुल नामुमकिन है, तेरा पावर लेवल हम सबको पता है और साफ साफ पता है कि एम्परर प्रोफाउंडीनम लेवल पे है, मगर फिर भी तूने टायरन प्रोफाउंडीनम लेवल के 6 बंदों को सिर्फ अपनी तलवार के एक ही वार से ही मार दिया पकड़ के, कहते ऐसे होना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन अचानक फिर वो जो यंग मास्टर होता है उसकी गर्दन के पास आके अचानक फिर एक धमाका होता है और उस वक्त ना हम लोगों ने वहां पर युनची की तलवार दिखाई जाती है। अब ये देख के वो यंग मास्टर और भी ज्यादा डर जाता है और वो कहते जल्दी करो और मेरे फादर को यहाँ पे बुलाओ। और फिर फैक्ट वहां पर जो एक लड़की
लड़की होती है वो ना जल्दी फिर एक चीफ को ना आसमान पे फेंक देती है। और फिर वो यंग मास्टर कहता है कि युनची कमीने अब तो हर फ्लोर पे मरेगा, मेरा जो बाप है वो यहाँ पे आता ही होगा और जैसे ही वो आएगा पकड़ के तेरी लाश बिछा देगा यहाँ पे। अब फोनिक्स एम्पायर में तो ये कोई भी हमसे नहीं बचा सकता। और फिर वो यंग मास्टर कहते देख लियो, मैं तो ये मारने के बाद तेरी बॉडी को भी कुत्तों का खाना बना दूंगा। ये सुन के ना जो युनची होता है वो कहता है कि अच्छा कमीने, लगता है कि तू वही धमकी देने की कोशिश कर रहा है। और उस वक्त ना जो युनची होता है वो कहता है कि लेकिन ये सबका कोई भी मायने नहीं है। और फिर युनची कहता है कि अगर तू पूरे के पूरे फोनिक्स एम्पायर को भी यहाँ पे बुला लेगा तब भी मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और उस वक्त ना जो युनची होता है वो ना अपनी तलवार लेके फिर यंग मास्टर की जो गर्दन होती है उसके पीछे आ जाता है। लेकिन अचानक फिर वहां पे एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है कि रुक जा वहीं पे। और उस वक्त ना वहां पे ना आसमान पे ना हम लोग ना जो बुढ़े होते हैं उनको दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि जो यंग मास्टर होता है उसका जो फादर होता है वही होता है। और फिर वो युनची कहता है कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की, अब देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। इसके अलावा उसके साथ 3 एल्डर भी होते हैं उसके। ये देख के जो फितना टाइप लोग होते हैं वो कहते ये तो सच में ड्यूक डान है। कहते कि इसका पूरे के पूरे फोनिक्स एम्पायर में बहुत ही ज्यादा नाम है, यहाँ तक कि इसके साथ कई सारी फैमिलीज भी हैं और कई सारी फैमिलीज इसका दोस्त भी है। कहते कि अब ये जो लड़का ये जरूर मरेगा यहाँ पे क्योंकि ड्यूक डान का पावर लेवल बहुत ही ज्यादा है। और उसे एक ना फिर वो जो बुढ़ा होता है जो युनची के साथ होता है वो ना वहीं पे अपने घुटनों के बल झुक जाता है। और फिर वो ड्यूक डान को कहता है कि आप युनची को छोड़ दो, इस सब में मेरी गलती है, युनची मेरी खातिर ये सब कुछ कर रहा है। और फिर उसे एक ना उसका जो पोता होता है वो ना ये सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन अचानक फिर ना उसका जो पोता होता है वही बुखला जाता है और वो ड्यूक डान के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। कहता है कि मेरे ग्रैंडपा रोंग नहीं है और ना ये जो बिग ब्रदर ये रोंग है। कहता तुम लोग एक नंबर कमीने बंदे हो। ये देख के ना जो ड्यूक डान के पास जो गंजा एल्डर खड़ा होता है वो कहता है कि फिर अच्छा है तो अब मैं ना तुम सब कमीनों को यहीं पे मार दूंगा और सब के सब लोग अब यहाँ पे मरेंगे, इस टाइम यहाँ पे जो भी है वो सब मरेंगे। और उसे ना वो ना उसी बच्चे की तरफ ना अपना एक अटैक भेज देता है। अब उसे ना वो जो बच्चा होता है वो ना वहां पे नहीं हटता और उसका जो दादा होता है वो उसको बचाने के लिए ना उसके सामने आ जाता है। और फिर वो बच्चा कहता है कि मैं इनसे नहीं डरता, चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर मैं मर भी जाऊंगा मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के ना जो युनची होता है वो कहता है कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसे ना जो युनची होता है वो ना अपना एक अटैक ना सीधा उसी के अटैक की तरफ भेज देता है और जो युनची का अटैक होता है उसके अटैक को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देख के वो जो गंजा होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तू इतना ज्यादा पावरफुल है। कहता है कि मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि एक एम्परर प्रोफाउंडिलम लेवल का बंदा मेरे अटैक को ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसे ना वो जो गंजा होता है वो ना तेजी से युनची पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और फिर वो कहता है देख तुझे अब मैं कितनी बुरी मौत देता हूँ। फिर उसे ना वो जो यंग मास्टर होता है वो जोर से चिल्ला के कहता है कि अंकल मुझे इसके हाथों से बचा लो, ये तो कफाई का बच्चा है। और फिर जो युनची होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे हाथों से बचना इतना ज्यादा आसान है? अगर इतना ज्यादा आसान होता ना तो आज कई सारे लोग जिंदा होते। और उसे ना जो युनची होता है वो कहता है कि अब मरने को तैयार हो जा। ये देख के वो जो गंजा होता है वो चिल्ला के कहता है लड़के ऐसा करने की हिम्मत भी ना करियो वरना मैं तुझे मारने के बाद तेरी जो बॉडी है इसकी तरह फायर टुकड़े कर दूंगा, यहाँ तक कि तेरी राख में नहीं छोड़ूंगा। अब ये सुन के ना जो युनची होता है वो कहता है कि मैंने कई दफा कहा है कि मुझे धमकी ना दिया करो। धमकी सुन के मेरा जो मीटर होता है और भी ज्यादा घूम जाता है। और उस वक्त एक ही झटके में जो युनची होता है उसके जो यंग मास्टर होता है उसकी गर्दन ही अलहदा कर देता है पकड़ के। अब ये देख के ना वहां पे जितने भी जो एल्डर फायर खड़े होते हैं उनको झटका ही लग जाता है, यहाँ तक कि उस गंजे की भी हालत खराब हुई खड़ी होती है। और फिर उस लड़के का जो बाप होता है वो एकदम बुखला जाता है और फिर वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फन को मारने की, अब मैं तुझे हर फ्लोर में मार दूंगा। और उस वक्त वो जो गंजा होता है वो ना तेजी से युनची पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देख के जो युनची होता है वो चुपचाप खड़ा होता है और उस वक्त युनची एक पंच बना के सीधा उसके ऊपर मार देता है। और फिर युनची कहता है कि ये पावर मुझे मारने के लिए तो काफी है नहीं। और उस वक्त जो युनची होता है वो कहता है लगता है कि अब मेरी बारी आ गई है। अब ये देख के ना वो जो गंजा होता है वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो कहता है ये प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा है। और उस वक्त ना वो गंजा कहता है कि लगता है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। कहता है कि कहीं तुम वो तो नहीं। और उस वक्त ना वो जो गंजा होता है वो ना पूरे तरीके से जलने लग जाता है और थोड़ी देर बाद ना वो जो गंजा होता है उसकी राख भी नहीं बचती। फिर उस वक्त युनची कहता है कि अब तुम कोशिश क्यों नहीं करते। और उस वक्त ना वो जो दूसरा एल्डर होता है उसकी तो डर के मारे हालत ही खराब हुई खड़ी होती है। और फिर वो एल्डर कहता है ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है। कहता है कि ये तो नहीं कि ये वही बंदा है। और उस वक्त ना हम लोग को युनची को दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रहा फील हो रहा होता है और ये और कोई हो रहा नहीं बल्कि ये डेथ हो रहा होता है। और ये उन्हीं बंदों के पास होता है जिन्होंने ना बहुत ही ज्यादा कत्लेआम मचाया होता है। और उस वक्त ना फिर जो युनची होता है वो कहता है कि लगता है कि मुझे ना अब अपनी जो पावर उसको थोड़ा बहुत यूज कर लेना चाहिए। अचानक से जमीन के अंदर फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बर्फ के अटैक निकलने लग जाते हैं और वो सारे अटैक ना फीदन ऑफ एल्डर के अंदर जाके घुसते हैं और उसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं और उसी की बॉडी के अंदर जमने लग जाते हैं। और वो जो एल्डर होता है वो बहुत ही ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा होता है। और फिर वो जो एल्डर होता है वो कहता है ये बिल्कुल नामुमकिन है, तुम्हारा पावर लेवल सिर्फ एम्परर प्रोफाउंडिलम लेवल पे फारा और मेरा सोवरेन प्रोफाउंडिलम लेवल पर है। कहता है ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है, बल्कि ये तो आसमान चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। और फिर अपना वो जो एल्डर होता है वो ना हल्का करके जमने लग जाता है। लेकिन अचानक फिर वो एल्डर को कुछ समझ आ जाती है और फिर वो कहता है कि एक मिनट रुको, तुम आई फॉर फायर को साथ में इस्तेमाल कर पा रहे हो। कहते कहीं तुम वो तो नहीं। और उससे ना वो जो एल्डर होता है वो ना हल्का करके पूरा जम जाता है
और उस वक्त ना वो जो एल्डर होता है उसकी पूरी की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और फिर जो यूनची होता है वो ना नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर यूनची कहता है कि बच्चे क्या हुआ, अब तो ये मुझसे डर लग रहा है। ये सुन के वो जो बच्चा होता है वो कहता है कि नहीं, क्योंकि आप एक अच्छे बंदे हो। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि अच्छा है कि तूने आसमान पे अभी सही से देखा नहीं है। और आसमान पे ना हम लोगों का खून की ना इतनी सारी बारिश होते हुए दिखाया जाता है। यानी वो जो एल्डर है ना, यूनची ने ना उसकी सारी की सारी बॉडी और उसकी जो ब्लड है ना उनको अलहदा कर दिया आपस में, और उसकी जितनी भी जो वेन है उनको भी खोल दिया, यानी उसकी बॉडी को ना खोल के ऊपर सारा फैला दिया आसमान पे। और फिर यूनची कहता है कि लगता है कि तुझे ऐसे नजारे देखने की आदत हो गई है। और उससे एक ना जो यूनची होता है वो कहता है कि फिर अच्छा है, मैं तुझे और भी कुछ अच्छे नजारे दिखाता हूँ। और फिर यूनची चिल्ला के कहता है कि अब ये बताओ अगला नंबर किसका। और उस वक्त ना हम लोगों ने आसमान पे ना उसी ड्यूक को दिखाया जाता है जो बहुत ही वह बुखलाया खड़ा होता है। और फिर वो कहता है कि लड़के मैं तो ये मार दूंगा। और वो अपनी फुल पावर का यूज करके सीधा यूनची की तरफ बढ़ने लग जाता है। मगर अचानक फिर जो यूनची होता है उस बच्चे के सामने फिर तेजी से गायब हो जाता है और वहां पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और जो यूनची होता है वो ना एक ही झटके में ना उसी एल्डर की पकड़ गर्दन उड़ा देता है वहीं पे, और एक ही अटैक के अंदर यूनची का गेम पूरे तरीके से ओवर कर देता है। ये देख के वो जो एल्डर होता है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तूने मुझे सच में मार दिया है। और उस वक्त वो जो एल्डर होता है वो ना हल्का करके अपनी आखिरी सांसें लेने लग जाता है। ये देख के ना वहां पे जितने भी जो फितना टाइप लोग होते हैं वो ना अपना फदमे में खड़े होते हैं। और फिर वो कहते हैं इस कमीने ने सच में ड्यूक को मार दिया है। कहते हैं अब तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़े वाला पंगा होगा। और फिर उस वक्त ना वो जो बुड्ढा होता है वो ना यूनची को कहता है कि यंग मास्टर आप जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। कहते हैं यहाँ पे ना जो सिपाही होंगे वो आते ही होंगे और वो सारे कमीने फिर ड्यूक की तरफ ही होंगे। कहते हैं यहाँ तक कि सिटी के अंदर बहुत ही करप्शन हो रही है। और फिर उस वक्त ना वो जो यूनची होता है वो कहता है कि आप फिक्र ना करो, यहाँ पे फाई करप्शन की तो मैं ऐसे की तैफी फेर के रख दूंगा और मैं उन्हीं सिपाहियों का इंतजार करूँ असल में यहाँ पे। और फिर अचानक फिर वहां पे ना बहुत सारे सिपाही भी आ जाते हैं। और फिर वहां पे ना हम लोगों को ना सिटी डिफेंस जनरल को भी दिखाया जाता है जिसका काम होता है पूरी की पूरी सिटी को आराम से डिफेंस करना और यहाँ पे जो भी पंगे शंगे हो रहे हैं और जो भी ज्यादतियां होती है उनका ख्याल रखना। और फिर उस वक्त वो जो कमीना होता है वो कहता है किसकी हिम्मत हुई है यहाँ पे आके पंगा शंगा करने की। और फिर जब वो ना जनरल नीचे देखता है तो नीचे ना फिर ड्यूक की लाश पड़ी होती है। और फिर उस वक्त ना वहां पे जितने भी जो फितर टाइप लोग होते हैं वो बहुत ही जोश में आ जाते हैं। और फिर वो जो फितर टाइप लोग होते हैं वो कहते हैं ये जो जनरल है ये तो ड्यूक का एडॉप्टेड बेटा है और इसने ना ड्यूक की तरफ से बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि ड्यूक ने इसका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखा है। और फिर फैक्ट ना वहां पे जितने जो फितना टाइप लोग होते हैं वो बताने लग जाते हैं असल में ना ये आम लोग नहीं बल्कि ये जो ड्यूक है ना इसके जो मेंशन है उसके अंदर ही नौकर है। और फिर फैक्ट ना वो लोग कहते हैं इसी लड़के ने ड्यूक और उसके यंग मास्टर को मारा है। और ये सुन के ना फिर वो जो जनरल होता है वो ना सबको याद करने लग जाता है कि ड्यूक ने ना कैसे उसको बचाया था और किस तरीके से उसका ख्याल रख के उसको पढ़ाया लिखाया है। और उस फैक्ट वो जनरल भी रोने लग जाता है। और फिर वो जनरल कहता है कि कमीने लड़के तेरी हिम्मत कैसे है मेरे अडॉप्टेड फादर को मारने की। और फिर वो जो जनरल होता है वो यूनची को कहता है कि तू जानता है वो कौन है, तू जानता है वो उसका कितना ज्यादा लंबा ताल्लुक है, कहते तू जानता है उसका फोनिक एम्पायर में कितना ज्यादा नाम है। और फिर वो जनरल कहता है सबसे बड़ी बात ये ना मेरा अडॉप्टेड फादर है, अब देख मैं इसका बदला कैसे लेता हूँ तुझसे। और उस वक्त ना वो जो जनरल होता है वो अपने बंदों को कहता है सब मिलके ना इसी लड़के के ऊपर तीर चलाओ और तब तक तीर चलाओ जब तक ये कमीना मर नहीं जाता। और उस वक्त ना सब लोग ना यूनची पे ना कई सारे आग के तीर चला देते हैं। ये देख के जो यूनची होता है वो कहता है कि ये देखो इनकी हरकत देखो, कहते हैं कि ये लोग अपने आप को कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी तोप समझते हैं। और फिर यूनची कहता है इन सब का जो पावर लेवल है वो ना एम्परर प्रोफोर्डिनम लेवल की पीक पर है, कहते हैं मगर ये फिर भी सब मिलके ही मुझे नहीं रोक सकते। और उस वक्त जो यूनची होता है वो कहता है कि जरा मैं अपनी तलवार की धार भी चेक कर लूं कितनी ज्यादा रह गई है। लेकिन अचानक फिर जो यूनची होता है उसको कुछ फील होता है और फिर यूनची कहता है ये कमीने लोग आ गए हैं मेरा मजा खराब करने। फिर उस वक्त ना आसमान पे ना वहां पे ना जो 4 होली प्लेसेस के जो लीडर और जो फोनिक फेम्पर होते हैं वो आ जाता है। और वो फोनिक फेम्पर जो होता है वो आता है बहुत ही गुस्सा करने लग जाता है। और उस वक्त ना जो फोनिक फेम्पर होता है अपनी पावर ईद गिद फैलाने लग जाता है और अपने एक ही अटैक फिर वहां पे जितने भी जो तीर आते हैं उन सबको पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी सारे तीरों को वहीं पे जला देता है। और उस वक्त वहां पर ना हम लोगों को ना वो जो जनरल होता है उसको भी दिखाया जाता है जिसको पसीने आ रहे होते हैं। और फिर उस वक्त वो जो जनरल होता है वो ना जल्दी फिर अपने घोड़े से उतर जाता है और वो उतरते हुए ना फोनिक फेम्पर जो 4 होली प्लेसेस के जो लीडर होते हैं उनको रिस्पेक्ट देने लग जाता है। फिर वो जनरल कहता है कि मैं आप सबको रिस्पेक्ट देता हूँ। और उस वक्त ना वहां पे ना उस जनरल के पीछे उसके जितने भी सिपाही होते हैं वो भी उतर जाते हैं और वो भी फोनिक फेम्पर को जल्दी फिर रिस्पेक्ट देने लग जाता है। मगर जो फोनिक फेम्पर होता है वो उनको घूर घूर के देख रहा होता है। ये देख के वो जो जनरल होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर जो जनरल होता है वो कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है जो फोनिक फेम्पर है वो ना मेरे पे नाराज है और इस टाइम ना जितना भी जो ब्लेम है वो सब मुझ पे ही कर रहे हैं। और फिर उस वक्त ना वो जो जनरल होता है वो कहता है एक मिनट रुको, ये जो लड़का है जो हम सबको पीट रही है कौन आखिरकार। और उस वक्त ना उस जनरल की जो बत्ती होती है वो भी जल जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है कहीं ये यूनची तो नहीं जो ना फोनिक फेम्पर का दामाद बनने वाला है जिसकी ना हमारी जो प्रिंसेस है उसके साथ शादी होने वाली है। और फिर उस वक्त ना जो फोनिक फेम्पर होता है वो ना जल्दी फिर यूनची के सामने आ जाता है और फिर वो कहता है कि मेरे दामाद मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था यहाँ पे तो ये सब कुछ पंगा हो जाएगा। और फिर उस वक्त योम्बा का जो मास्टर होता है वो कहता है ये जो नॉर्मल लोग हैं ये एक नंबर की कमी है, इनको पता ही नहीं है पैलेस मास्टर यून है कौन आखिरकार। कहते जो इस पूरे की पूरी दुनिया को रूल करने में सबसे ज्यादा काबिल है वो यूनची है इस पूरी दुनिया में। और फिर उस वक्त ना ये सुन के जो फोनिक फेम्पर होता है वो बहुत ही ज्यादा इतराने लग जाता है और फिर वो अपने दिल में कहता है आखिरकार दामाद तो मेरा ही है ना वो अब। फिर
फिर फिर ना वो जो फोनी एम्पर होता है वो ना फिर जर्नल की तरफ देख के कहता है कि कमीने तुझे पता तूने कितनी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है और तूने किससे पंगा लेने की हिम्मत कर दी है। और उस वक्त वो जो जर्नल होता है वो कहता है कि लगता है कि अब मैं नहीं बच सकता, अब मुझे पनिशमेंट हर सूरत में मिलेगी। और फिर उस वक्त ना वो जो जर्नल होता है वो कहता है कि प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दो। और फिर जो फोनी एम्पर होता है वो कहता है ऐसे कैसे माफ कर दूं, तुझे नहीं पता कि तूने यूनची पर अटैक किया जो ना मेरा फ्यूचर में जाके सन इन लॉ बनेगा। इसके अलावा जो यूनची वो पूरे के पूरे फोनिक्स एम्पायर को आगे जाके कंट्रोल करेगा। फिर उस वक्त ना वो जो जर्नल होता है वो कहता है कि इन सब के लिए मुझे माफ कर दो। कहता है कि मगर मेरी ड्यूटी है जो भी सिटी के अंदर पंगा शंगा करे मैं उसको रोकूं, यहाँ तक कि उसको सजा भी दूं। और उस वक्त ऑफ जर्नल को ना एक बहाना मिल जाता है यूनची पे इल्जाम डालने का। और फिर वो जर्नल कहता है ये जो लड़का है इसने ना यहाँ पर ड्यूक डान को पकड़ के मार दिया है, यहाँ तक कि उसका जो बेटा उसको ही मार दिया है। और ये ना सिटी में बहुत ही ज्यादा ईवल बना फिर रहा है और ड्यूक डान को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मारा है। इस वजह से मेरा काम है कि मैं ना इस पूरे शहर के लिए ना इंसाफ करूँ और ड्यूक डान का ना बदला लूँ इससे। और उस वक्त ना वहाँ पर जो फित्ता टाइप लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये ऐसे जनरल कमीना बन रहा है। और ये जो फित्ता टाइप लोग होते हैं ये ना ऊंची आवाज में ये लफ्ज बोलते हैं। और फिर वो जो फित्ता टाइप लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये ड्यूक डान के साथ मिलकर उसके बुरे काम में उसका साथ देता था और आज ये इंसाफ की बात कर रहा है। और अचानक फिर वो जो बुढ़ा होता है वो आगे आ जाता है और फिर वो कहता है कि ये जो जनरल है ये झूठ बोल रहा है, ये ना ड्यूक डान के साथ मिलकर ही हम लोग को तंग करता है और ये कभी भी इंसाफ की बात नहीं करता। यहाँ तक कि ये ना मार्केट को लूटने में भी ड्यूक डान के साथ ही होता है अक्सर। और ये कई सारे लोगों को ऐसे ही बेफजूल में मार चुका है पहले भी। और उस वक्त ना वहाँ पे ना जितने भी जो आम लोग होते हैं वो ना अपना फोनी एम्पर के सामने झुक जाते हैं। और फिर वो कहते हैं इन लोगों ने पहले ही बहुत ही ज्यादा करप्शन किया है और ये सब लोग मिलकर हमें बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं और हमें लूटते भी रहते हैं। आज हम चाहते हैं कि आप हमें इंसाफ दे। ये सुन के ना जो फोनी एम्पर होता है वो कहता है कि तुम फिक्र ना करो, आज मैं यहाँ का मसला हल करके ही जाऊंगा। और उस वक्त ना वो जो फोनी एम्पर होता है वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले भी कई दफा चांस दिया था कि लोगों के पास अच्छे बिहेवियर किया करो। और उस वक्त ना फोनी एम्पर ना अपने पास से ना एक ना स्क्रॉल बाहर निकाल लेता है और उसको ना सीधा ना उसी जर्नल की तरफ फेंक देता है। और फिर वो कहता है कि अपनी गधे वाली आंख खोल इसको अच्छे से पढ़। और उस वक्त ना वो जो जर्नल होता है वो ना स्क्रॉल को पढ़ने लग जाता है जहाँ पर ड्यूक डान की जितने भी काले कारनामे होते हैं उन सब की तफसील लिखी पड़ी होती है और ये भी लिखा पड़ा होता है कि उसने कितने रुपए की करप्शन की है। अब ये सुन के ना उस जर्नल की तो हालत ही खराब हो जाती है। और फिर वो कहता है कि इन सबको इस बारे में कैसे पता चल गया। और उस वक्त ना फिर वहाँ पे ना एक तलवार आके गिरती है और फिर जो फोनी एम्पर होता है वो कहता है कि अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। और फिर फोनी एम्पर कहता है कि तुझे पता है कि तूने क्या करना है और इसके अलावा तेरी हिम्मत कैसे है मेरे सन इन लॉ पे हाथ रखने की, तुझे नहीं पता कि आगे जाके वो ना फ्यूचर का ना फोनी एम्पर बनेगा। और उस वक्त ना वो जो तलवार होती है वो ना फिर जर्नल के सामने आई पड़ी होती है। और फिर जो फोनी एम्पर होता है वो कहता है कि तुझे पता है कि अब तुझे क्या करना है। और उस वक्त ना वो जो जर्नल होता है वो ना उस तलवार को उठा लेता है और सीधा पकड़ के अपनी गर्दन पे फेर देता है। ये देख के वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इस मौके का फायदा उठा के जो फोनी एम्पर होता है वो ना रंगे हाथ ना अपनी जो वाह होती है उसको और भी बढ़ाने लग जाता है। और फिर वो कहता है ये यूनची है जो ना पूरे के पूरा जो ग्रेट कॉम्पिटिशन ऑफ का चैंपियन है, इसके अलावा ना ये ना मेरा सन इन लॉ भी है और फ्यूचर का ना फोनी एम्पर भी ये बनेगा। और फिर फोनी एम्पर कहता है यहाँ तक कि फोनी एम्पायर का पूरा कंट्रोल फ्यूचर में इसके हाथ में ही होगा। और उस वक्त ना जो यूनची होता है वो कहता है पहले तो ये इस बात को दबा रहा था कि मैं ही ग्रेट कॉम्पिटिशन का चैंपियन और अब खुद ही बता रहा है। और उस वक्त ना जो फितना टाइप लोग होते हैं वो कहते हैं ये तो वाकई में लेजेंडरी यूनची है। और फिर उस वक्त ना एक और दूसरा फितना टाइप बंदा बोलता है मैंने तो ये भी सुना था इसने अकेले के अकेले पूरे के पूरे फोनी एम्पायर को ही हरा दिया था। और फिर दूसरा फितना टाइप बंदा कहता है कि ये जो जर्नल और वो जो एल्डर थे वो कितने बड़े बेवकूफ थे, यूनची से टकराने की हिम्मत कर रहे थे। और फिर उस वक्त हम लोगों ने फोनी एम्पर को दिखाया जाता है जो यूनची कहता है कि मास्टर यून अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, शादी का टाइम बहुत ही ज्यादा करीब आया खड़ा है। और फिर उस वक्त ना जो यूनची होता है वो ना वहां से चला जाता है और वो जो लड़का होता है वो ना यूनची को देख रहा होता है जाते हुए। और फिर वो जो बच्चा होता है वो कहता है कि मैं भी बड़ा होकर ब्रदर यून की तरह बनना चाहता हूँ जिससे हर कोई डरे, यहाँ तक कि 4 होली प्लेसेस के लीडर भी ब्रदर यून से डरते हैं। और फिर उस वक्त ना वो जो बच्चा होता है वो ना अपने ग्रैंडपा के साथ ना वहां से जाने लग जाता है। ये सब कुछ ना पीछे जैस्मीन भी खड़े होकर देख रही होती है। और फिर जैस्मीन कहती है इस बच्चे के अंदर हिम्मत तो बहुत ही ज्यादा है। और फिर जैस्मीन कहती है मगर फिर भी ये कभी भी कल्टीवेशन करके इतना पावरफुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये एक नॉर्मल इंसान है और ये जितनी मर्जी कल्टीवेशन कर ले ये इस वर्ल्ड की पीक पे तो नहीं जा सकता। और उस वक्त ना जो जैस्मीन होती है वो ना उसी लड़के की तरफ ना अपनी थोड़ी सी पावर भेज देती है और उस वक्त ना वो जो पावर होती है वो उसी लड़के के अंदर चल जाती है। और फिर जैस्मीन कहती है कि अब ये जो लड़का ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, यहाँ तक कि इतना पावरफुल हो जाएगा कि पूरे के पूरे ब्लू पोल स्टार पे इसका नाम बन जाएगा। और उस वक्त ना फिर वो जो जैस्मीन होती है वो कहती है कि मगर फिर भी यूनची को तो कभी भी टक्कर नहीं दे सकता। क्योंकि यूनची से तो मैं खुद जेलस होती हूँ, मुझे खुद में नहीं पता यूनची आखिर का चीज क्या है। तो दोस्तों वैसे तो जो जैस्मीन है वो ना गोल्डरिला में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मगर ये भी नहीं कि गोल्डरिला में सबसे ज्यादा पावरफुल जैस्मीन ही है। जैस्मीन पे कई सारे बंदे ऐसे जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि वो जैस्मीन को बहुत ही आराम से हरा भी सकते हैं। मगर फिर भी जैस्मीन के पास इतनी पावर तो है वो किसी भी इंसान को ना इतनी ज्यादा पावर दे दे कि वो ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाए। और उस वक्त ना जैस्मीन को भी अचानक से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होने लग जाता है। ये देख के जो जैस्मीन होती है वो भी परेशान हो जाती है। और फिर जैस्मीन कहते हैं ये ऑरा तो बहुत ही
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों यहीं पे हमारा जो ये वाला पार्ट होता है वो ना खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से इसको लाइक कर दो। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट नहीं देखना, आप लोग उनको भी जाके देख सकते हो। उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर ही आप लोगों को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।